Hello students, welcome back. In our previous video, we saw the unification of Italy. Garibaldi, Mazzini, Count Cavour, विक्टर एमैनुअल सेकेंड, इन सब के कंट्रीब्यूशन को हमने देखा और हमने इस चीज़ को समझा कि कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल कम टू नो अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. जैसे इटली की यूनिफिकेशन से पहले हमने देखा कि इटली किन पार्ट्स में बटा हुआ था, किस किस टेरिटरी पे किसका किसका शासन था. इन लाइकवाइज मैनर वी मस्ट नो अबाउट ब्रिटेन. दिस इज द मैप. ये जो ब्रिटेन है वो एक आइलैंड कंट्री है. स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में ब्रिटिश आइलैंड्स या ब्रिटिश आइलैंड कहे जाते हैं. स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, ये एक फॉर्म में ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं. जब स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तो वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है. और जब ये पूरा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये जब यूनाइट हो गए तो इस पूरे को मिलाकर के हम ब्रिटिश आइलेस या ब्रिटिश आइलैंड्स के नाम से जानते हैं. तो ये यूनिफिकेशन हुआ कैसे, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. There was no British nation prior to the 18th century. 18th century से पहले ब्रिटिश नेशन नाम का कोई भी ऐसा देश नहीं था. It was formed out of a long drawn out process, not by sudden upheaval or revolution. ये जो हम ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तो यही इसका स्ट्रेंज एस्पेक्ट है कि जैसे हमने जर्मनी में देखा, इटली में देखा, वहाँ रिवॉल्यूशन हुआ, लोग यूनाइट हुए और यूनिफिकेशन की प्रोसेस हुई और फाइनली कंट्री जो है वो यूनिफाई हो गया. ऐसा यहाँ नहीं था. इट वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. ये बहुत लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसा हुआ. कोई सडन अचानक से रिवॉल्यूशन प्लान करके ब्रिटेन को यूनिफाई नहीं किया गया. वेरियस एथनिक कल्चरल ग्रुप्स वर देयर. मैप में भी हमने देखा इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स एंड आयरिश. ये डिफरेंट एथनिक कल्चरल ग्रुप्स थे. इनकी अपनी लैंग्वेज थी, अपना ट्रेडिशन था, अपना कल्चर था. तो इन स्पाइट ऑफ दीज डाइवर्सिटीज हाउ इट बिकेम पॉसिबल टू यूनिफाई देम ऑल. कैसे हम उनको यूनिफाई कर पाए? तो सबसे पहले जो है 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की. इस 1688 में जो ये चेंज आया, जो इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर लिया और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली वहाँ एस्टैब्लिश हुआ. दैट वाज नोन एज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. जो वहाँ का मिडिल क्लास था वो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया और जो ब्रिटिश रूलर थे उनके सामने उन्होंने अपने प्रपोजल को रखा कि उन्हें मोनार्की से कोई दिक्कत नहीं थी. वो राजा को नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि राजा उन नियमों के आधार पर शासन करे जो पार्लियामेंट बनाकर दे रही है. राजा ने भी बहुत ही हैप्पीली मूड में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और पार्लियामेंट ने राजा के पावर को सीज कर लिया 1688 में. वो इंसिडेंट जो है वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है क्योंकि इस चेंज में किसी भी तरीके की रिवोल्ट नहीं हुई, किसी भी तरीके की किलिंग नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ. तो इसे हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या फिर गौरवशाली क्रांति के रूप में जानते हैं. क्रांति क्यों? क्योंकि पावर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्क टू पार्लियामेंट. जब तक एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आ गई.
आफ्टर दैट ये जो पार्लियामेंट जो बना, तो इसमें जो मिडिल क्लास था इंग्लैंड का वो हिस्सेदार था। ग्रेजुअली ये जो मिडिल क्लास था वो पावरफुल हो रहा था, प्रॉस्पेरस हो रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इंग्लैंड में, कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म को फॉलो कर रहे थे इंग्लिश पीपल, तो इससे उनकी पावर एंड पोजीशन जो है वो इन्हांस हो रही थी। और जब पावर एंड पोजीशन इंग्लैंड की इन्हांस हो रही थी तो इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने आसपास के जो आइलैंड्स हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लें, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर लें, तो फिर जो उनके रिसोर्सेज हैं वो भी हमें हासिल हो जाएंगे। उन रिसोर्सेज को भी अब इंग्लिश यूज करेंगे। इस व्यू के साथ स्कॉटलैंड पर को अपने में मिलाने की कोशिश की इंग्लिश ने। और अभी मैंने बताया कि ये जो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स थे इनकी अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी थी, लेकिन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ और उसके तहत स्कॉटलैंड जो था वो अब इंग्लैंड का हिस्सा बन गया। क्वाइट क्लियर है कि जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बना, उसका पार्ट हुआ, तो जो स्कॉटलैंड की जो अपनी आइडेंटिटी थी, जो उनका अपना लैंग्वेज था, जो उनका अपना कल्चर था, वो सप्रेस होने लगा और इंग्लिश कल्चर जो है उनके ऊपर इम्पोज किया जाने लगा। स्कॉट्स को ये प्रेशर दिया जाने लगा कि वो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर को ही प्रमोट करें, जो उनका खुद का अपनी जो खुद की उनकी पहचान थी अब धीरे धीरे वो कहीं खोती हुई नजर आ रही थी। तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब हम दूसरा केस देखते हैं आयरलैंड का, कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स। अभी हमने जब मैप देखा तो आयरलैंड जो था वो दो पार्ट में था, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जो नॉर्दर्न आयरलैंड था वहां पर प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा थे और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था वो वहां कैथोलिक्स ज्यादा थे। जो इंग्लिश थे वो भी प्रोटेस्टेंट्स सपोर्टर थे क्योंकि वहां पर प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा थे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स क्या हैं? दीज आर द टू सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। कैथोलिक्स जो है वो पुराने लंबे समय से चली आ रही रिलीजियस सेक्ट थी और बाद में जब प्रिंट आया और किंग जूनियर मार्टिन लूथर ने प्रिंट की मदद से जब बाइबल को इंटरप्रेट किया, 95 थीसिस लिखी और उन्होंने कैथोलिक्स में जो बुराइयां फैली थी उनको रेबल किया, तो एक नया सेक्ट आया रिनासा का जो प्रोटेस्ट कर रहा था कैथोलिक्स की एट्रोसिटीज के खिलाफ, कैथोलिक्स की इल वर्किंग के खिलाफ, जो उनमें बुराइयां आ गई थी। तो दैट्स वाई अनदर सेक्ट वाज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स। दोनों ही पार्ट हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों ही पार्ट है क्रिश्चियनिटी के ही। जैसे अगर हम हिंदुइज्म में देखें तो शैविज्म एंड वैष्णविज्म है, बुद्धिस्ट में देखें तो उसमें आपका हीनयान और महायान है, जैन्स को देखें तो श्वेतांबर एंड दिगंबर हैं, मुस्लिम्स को देखें तो शिया एंड सुन्नी हैं। लाइकवाइज मैनर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं ये क्रिश्चियनिटी के ही सेक्ट्स हैं। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स थे, नॉर्दर्न आयरलैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट्स डोमिनेटिंग एरिया था। जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था वहाँ कैथोलिक्स ज़्यादा थे। तो जो इंग्लिश थे, जितने आइलैंड्स थे उनके आसपास जो प्रोटेस्टेंट्स रहने वाले थे वहाँ के, उनको वो सपोर्ट किया करते थे और जो कैथोलिक्स थे उन्हें डोमिनेट किया करते थे। तो इंग्लिश सपोर्टेड टू प्रोटेस्टेंट्स, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। अब ऐसी सिचुएशन में जो आयरलैंड में एक वहाँ पर प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे उन दिनों, वॉल्फ टोन, उन्होंने क्या किया, हिज यूनाइटेड आयरिशमैन जो 1798 में उन्होंने उनकी मदद से रिवोल्ट किया। इंग्लिश जो उन्हें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि ये जो आयरलैंड का पार्ट है वो मर्ज हो जाए इंग्लैंड में, उसका उन्होंने विरोध किया 1798 में।
लेकिन फिर भी आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801 और जबरदस्ती आयरलैंड को उसका हिस्सा बना दिया गया। अब एक ब्रिटिश नेशन बन गया ब्रिटेन जो है। नए सिंबल्स आए, ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक बना, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग ये वहां का नेशनल एंथम था, इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल दीज वर एक्टिवली प्रमोटेड, इन सब को कलेक्टिवली प्रमोट किया गया। जितने ये आइलैंड ग्रुप थे, जितने ये डिफरेंट कल्चरल ग्रुप थे, इन्हें कंपेल किया गया कि दे शुड फॉलो ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। And the older nations survived only as subordinate partners. और जो जितने थे इनके सबॉर्डिनेट पार्टनर्स, जितने आइलैंड्स थे, इनकी आइडेंटिटी सप्रेस कर दी गई, इनके लैंग्वेज को ओवरलुक किया गया और इनके ऊपर ब्रिटेन ने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी और इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हुआ। दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। थैंक यू।